नागपुर की बेटी दिव्या देशमुख। तो आज हम बात करेंगे दिव्या देशमुख, इनके कुंडली की। दिव्या देशमुख का जन्म 9 दिसंबर 2005 को हुआ और जन्म का स्थान नागपुर है। और जन्म का जो समय है वो हमेशा की तरह सेलिब्रिटीज़ के जन्म का समय पता नहीं होता। तो और ये इतनी छोटी है कि इनके बारे में इंटरनेट पे अभी तक की कोई कुंडली भी बनी नहीं है। तो मैंने जो इनके जन्म का समय लिया है वो दिन के 10:30 बजे का, सुबह के 10:30 बजे का लिया और उसकी कुंडली ये आपके सामने में है। अब मैंने ये समय क्यों लिया इसका कारण मैं बताता हूँ। इस दिन की जो तिथि है वो शुक्ल पक्ष है और नवमी की तिथि है। इस दिन जो चंद्रमा है वो जब मैंने टाइम लिया उसमें 3 डिग्री 43 मिनट का मीन राशि में है। इसके हिसाब से ऐसा हुआ कि चंद्रमा करीब आधा डिग्री 1 घंटे में ट्रैवल करता। तो मतलब इससे 6 घंटा पहले अप्रोक्सीमेटली मैंने सुबह के 4:30 बजे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश किया। उसके पहले चंद्रमा कुंभ राशि में था। इसका मतलब है कि 9 तारीख जब लगी तब चंद्रमा कुंभ राशि में था और बाद में फिर मीन में प्रवेश किया और फिर रात के 12 तक के तो ऑब्वियसली मीन में ही रहेगा। तो अपने पास में दो ऑप्शन है कि अपन कुंभ राशि कंसिडर करें या मीन राशि कंसिडर करें। इसमें मैंने मीन राशि कंसिडर किया, उसके दो कारण है। एक तो मेरे को जन्म का समय दिन का लेना था, उसका कारण मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि सूर्य की स्ट्रेंथ अपने को अच्छी मिलती। दूसरी बात है कि जो चंद्रमा मीन राशि में राहु के नज़दीक आता तो चेस के गेम में जो एक इंटेलिजेंस चाहिए, एक शार्पनेस चाहिए, वो मून राहु कॉम्बिनेशन से मिल सकती। इसलिए मैंने चंद्रमा मीन राशि में कंसिडर किया। अब अगर अपन ये चंद्रमा कंसिडर करेंगे तो करीब 4 लग्न ऐसे पॉसिबल होते हैं जो पावरफुल बन सकते हैं इसमें। एक इसमें वृषभ लग्न पावरफुल हो सकता है, एक तुला हो सकता, एक मकर और एक कुंभ हो सकता है। अब इसमें जो शुक्र के जो लग्न है जैसे कि वृषभ और तुला, ये अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में आ रहे हैं और जो शनि के लग्न है ये दिन में आ रहे हैं। तो मकर और कुंभ में से मैंने मकर को चूज किया क्योंकि कुंभ में डायरेक्ट लग्न लॉर्ड का एस्पेक्ट नहीं आ रहा था। तो जो सबसे पावरफुल टाइम यहाँ पे बन रहा है वो ये मकर लग्न की कुंडली बन रही, जिसको मैंने सेलेक्ट किया। और उसका रीज़न है कि 19 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करता है तो उसकी कुंडली जो सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है उसी की बनना चाहिए। तो इसीलिए मैंने मकर लग्न की कुंडली चूज किया। अब मकर लग्न की कुंडली होने के कारण इसमें क्या क्या राजयोग बन रही है अपन सबसे पहले देखेंगे। मकर लग्न की कुंडली है, लग्न लॉर्ड शनि 7वें घर में बैठा है और अपने ही लग्न को, अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो गई। दूसरा जो शनि है वो 7वें घर में दिग्बली हो जाता, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसकी 100% रहती, मतलब शनि लग्न लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो गया। फिर शनि 17 डिग्री का है तो युवावस्था का है, बहुत स्ट्रांग है। लग्न भी मैंने युवावस्था का 18 डिग्री का लिया, वो भी बहुत स्ट्रांग है। शनि अश्लेषा नक्षत्र में है जो बुध का नक्षत्र है, वो उसके मित्र का ही नक्षत्र है। तो शनि लग्न लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो गया, मतलब पर्सनैलिटी इसकी बहुत स्ट्रांग हो गई और जो कि है भी। दूसरी बात आती है कि जो शुक्र है वो मकर लगने के लिए योग कारक होता है। योग कारक मतलब सबसे बेनिफिशियल प्लैनेट जो होता है वो शुक्र होता है, क्योंकि वो 5वें घर का यानी त्रिकोण का और 10वें घर का मतलब केंद्र का, ये दोनों अच्छे घरों का मालिक होता, तो सबसे पावरफुल योग कारक प्लैनेट माना जाता। और ये योग कारक शुक्र लग्न में आके बैठा है 3 डिग्री 19 मिनट का। इसके कारण जो कुंडली है उसमें योग कारक जब लग्न में आ गया तो बहुत स्ट्रांग हो गया। शुक्र का जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और उसमें सूर्य नक्षत्र लॉर्ड है। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि शुक्र और शनि, योग कारक शुक्र और लग्न लॉर्ड शनि, इनकी परस्पर दृष्टि संबंध से जो राजयोग बन रहे, इसमें दो प्रकार के राजयोग बन रहे, केंद्र त्रिकोण राजयोग या विष्णु लक्ष्मी राजयोग अपन बोल सकते। और ये सबसे पावरफुल राजयोग रहते हैं। ये ऐसे राजयोग रहते हैं कि एक आदमी को नॉर्मल जिंदगी से उठा के बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते। तो ऐसे योग यहाँ पे ऐसा है कि शुक्र 5वें घर का मालिक है और शनि पहले घर का है, तो पहला पांचवा ये केंद्र त्रिकोण ये राजयोग हो गया। दूसरा शुक्र 10वें घर का मालिक है, ये केंद्र है और पहला घर केंद्र और त्रिकोण दोनों भी है। तो शनि को मैं त्रिकोण मानूंगा तो फिर से शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन हो गया। तो दो बहुत पावरफुल राजयोग योग कारक और लग्न लॉर्ड के साथ बने, जिसके कारण ये बच्ची एक ऑर्डिनरी नागपुर में रहने वाली बच्ची इतने बड़े लेवल पे फेमस हो गई जाके। और ये लगातार बहुत कम उम्र से प्राइजेस जीतते आ रही, उसका भी कारण है, मैं बाद में बताऊंगा। तो ये दो सबसे पहले पावरफुल राजयोग इनके कुंडली में बनते हैं। उसके बाद में इनका जो सेकंड हाउस है उसका मालिक भी शनि है और 5वें घर का मालिक शुक्र है। तो शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन ये वेल्थ धन योग भी बना रहा, जिसके कारण इनके पास में धन भी बहुत अपार रहेगा। अभी ऑब्वियस है क्योंकि वो इतनी चैंपियनशिप जीत गई तो पैसा तो बहुत रहेगा। शुक्र जो है लग्न में बैठा है वो
मकर राशि में, और D9 कुंडली जो नवमांश कुंडली है, फलित कुंडली, उसमें भी शुक्र मकर राशि में। तो प्लेनेट जब सेम राशि में रहता है तो हमारी भाषा में उसको हम वर्गोत्तम बोलते हैं, मतलब वो बहुत पावरफुल हो जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग हो सकते हैं, और आप लोग सोच सकते हैं कि भाई मेरे भी कुंडली में है लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं बना। तो ये राजयोग का जो वैल्यूएशन रहता है, ये कितने लेवल का, कौन कितने डिग्री का है, कौन कितना बेनिफिशियल है, कौन वर्गोत्तम है क्या नहीं है, ये सब एक बहुत बारीक विश्लेषण है। उसके हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हैं राजयोग को। ये राजयोग ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, ये बहुत पावरफुल हो सकते हैं, ये एक्सट्रीमली पावरफुल भी हो सकते हैं। ये कुंडली में जो बन रहा है ये करीब करीब एक्सट्रीमली पावरफुल की कैटेगरी के राजयोग बन रहे हैं। इसके कारण ये बच्ची इतने ऊंचाई पे पहुंच गई और जीतते ही चली गई। इसके जीत का डंका ऐसा बजा कि बिल्कुल कोई पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा। दूसरा, इनके कुंडली में जो सूर्य है वो 11वें भाव में बैठा है। लाभ भाव और 11वां भाव ऐसा रहता है कुंडली में कि जिसमें कोई भी ग्रह अच्छा फल देता, क्योंकि वो लाभ ही देता आपको। तो यहाँ पे दूसरा सूर्य 10वें घर में दिग्बली होता है, मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसकी 100% रहती। ये 11वां घर है, तो यहाँ पे भी वो बहुत नजदीक है, मतलब करीब करीब फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में सूर्य है। और सूर्य जब इतना पावरफुल है, 23 डिग्री का है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेके है, तो ऐसा सूर्य आदमी को अंतरराष्ट्रीय ख्याति पे लेके जा सकता है। इसीलिए भी मैंने मकर लग्न को चूज किया। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये एक बहुत बड़ा शुभ कॉम्बिनेशन बन रहा है। बुध 9th लॉर्ड है, तो 9th लॉर्ड जो सबसे शुभ त्रिकोण रहता है वो 11वें भाव में, लाभ भाव में चला गया, तो वो भी लाभ दे रहा, भाग्य लाभ ये सब एक साथ कनेक्ट हो गए। सूर्य आप बोल सकते हैं कि अष्टमेश है, जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो बोल सकते हैं कि सूर्य अष्टमेश है, लेकिन मकर लग्न में सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, और इसीलिए यहाँ पे सूर्य भी अच्छे रिजल्ट दे रहा लाभ भाव में जाके। दूसरी बात है जो चंद्रमा राहु कॉम्बिनेशन है, ये आदमी को बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस देता है, बहुत शार्प। अभी आज की जो पीढ़ी है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो 2 गेम थे, जो अभी ये आखिरी क्लासिकल गेम हुए, उसमें दिव्या देशमुख के दोनों गेम ड्रॉ हुए फाइनल में। बाद में जो ब्लिट्स हुआ, रैपिड जो तेजी से खेला जाता चेस, उसमें वो जीती। तो जो बच्चों के कुंडली में राहु बहुत प्रबल रहता, वो जो फास्ट गेम रहता उसमें वैसे भी जीत जाते। पुराने जमाने में राहु को उतना समझा नहीं गया था, आज के जमाने में ज्योतिष राहु केतु की बहुत ज्यादा बातें करते। हालांकि वो ग्रह नहीं है, नोडल पॉइंट्स है, लेकिन उनका बहुत महत्व है। तो राहु चंद्र कॉम्बिनेशन की वजह से ये बहुत फास्ट प्लेयर और बहुत अच्छी प्लेयर, शार्प माइंड की हो गई। दूसरी बात ऐसी है कि राहु तीसरे घर में हमेशा 3, 6, 11 ये घरों में बहुत अच्छे फल देता, तो राहु यहाँ पे अच्छे फल भी दे रहा। राहु चंद्रमा का ग्रहण योग भी बन रहा है, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 डिग्री है, तो वो हार्मफुल नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि राहु एक प्रकार की ऊर्जा है, बहुत भयंकर एनर्जी है, वो अनकंट्रोलेबल एनर्जी है। अगर ये एनर्जी कंट्रोल हो गई तो आदमी को राजनीति में, बिजनेस में और ऐसे चेस जैसे गेम्स में, ऐसे इसमें बहुत आगे लेके जा सकती, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे लेके जा सकती। लेकिन अगर ये एनर्जी कंट्रोल नहीं हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई, तो आदमी को जिंदगी में बहुत बुराई, बहुत तकलीफों की तरफ भी लेके जा सकती। और राहु को सबसे अच्छा कंट्रोल करने वाला कोई प्लेनेट है तो वो जुपिटर है, और यहाँ पे राहु गुरु की राशि मीन में बैठा है, तो उसके कारण राहु कंट्रोल में है। और राहु हालांकि शनि से भी कंट्रोल होता है, मंगल से भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा कंट्रोल जो होता है राहु का, वो जुपिटर से ही होता। दूसरी बात है, राहु जिसके नक्षत्र में बैठा है उत्तर भाद्रपद, वो भी शनि का नक्षत्र है, तो शनि भी यहाँ पे लग्न लॉर्ड है, उसके भी कंट्रोल में है। तो यहाँ पे एनर्जीज का प्रॉपर चैनलाइजेशन हो गया। चंद्रमा मतलब माइंड, माइंड के साथ में जो एनर्जीज का प्रॉपर चैनलाइजेशन होने के कारण वो अपनी बुद्धि को सही मार्ग में लगा के, शतरंज जैसे खेल में, जो लड़ाई झगड़े का खेल है, शतरंज का खेल मतलब एक युद्ध है, तो लड़ाई में, झगड़े में, शतरंज में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, बिजनेस भी एक प्रकार की लड़ाई है। तो यहाँ पे ये लोग बहुत सफल हो सकते हैं अपने लाइफ में आगे चल के। अगर ये बिजनेस या पॉलिटिक्स कभी भी ट्राई कर सकती है आगे जाके, तो उसमें भी ये सफलता इसको बहुत ज़्यादा मिलेगी। मंगल इनके कुंडली में 4थे भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। 4था भाव मतलब सभी प्रकार की प्रॉपर्टी, लग्जरी, मदर, इनको रूल करने वाला, तो ये घर इनका स्ट्रांग हो गया, तो इनको फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्वियस भी है, जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतने सारे मैचेस कोई बच्चा खेलता है तो फाइनेंशियली तो वो साउंड रहना ही चाहिए, तभी वो खेल सकता। इसके बाद अगर इनकी कुंडली का अपन 9वां भाव देखेंगे तो 9वां भाव अपने पिता का होता, तो यहाँ पे पिता का जो भाव है उसमें कन्या राशि आ रही। अगर 9वें भाव को मैं लग्न मान के चलूँ, मतलब 9th को लग्न बना के चलूँ, तो यहाँ पे जो कन्या लग्न बन रहा है यहाँ पे, और कन्या लग्न का जो 10th लॉर्ड है प्रोफेशन का, वो भी मर्क्यूरी है, लग्न लॉर्ड भी मर्क्यूरी है, और ये दोनों इस लग्न से तीसरे भाव में जाके सूर्य के साथ बैठे। तो लग्न लॉर्ड और प्रोफेशन लॉर्ड जब दोनों सूर्य के साथ, सूर्य मेडिकल का कारक है, उसके साथ में जाके जब दोनों बैठे, तो पिताजी डॉक्टर है, इनके पिताजी गायनेकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है।
ये इनकी कुंडली में से साफ दिखाई पड़ रहा। दूसरी बात है कि जो शनि है यहाँ पे, वो इनके पिता की कुंडली से पांचवें घर और छठवें घर का मालिक बन रहा। तो पांचवा घर एजुकेशन का होता और छठवां घर रोग का होता, हेल्थ का होता। तो एजुकेशन, रोग और हेल्थ से कनेक्टेड इनके फादर का हो सकता है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, इसलिए भी इनके फादर की कुंडली मतलब ये डॉक्टर है। दूसरी बात है मदर का घर चौथा, अगर अपन देखेंगे तो लग्न, मदर की राशि यहाँ पे बन रही मेष, उसमें अगर उसको लग्न मान के चलेंगे तो लग्न मेष हो गया, उसमें लग्न लॉर्ड मंगल खुद लग्न में बैठा है, तो एकदम पावरफुल हो गया वो। वहां से अगर अपन पांचवें घर में जाएंगे तो उनका पांचवें घर का मालिक सूर्य, एजुकेशन का, और उनका जो छठवां घर है वो हेल्थ, रोग को रूल करता है। एजुकेशन और हेल्थ जो कंबाइन हो गए, सूर्य बुध, ये इनके आठवें घर में चला गया। आठवां भाव मृत्यु भाव होता। तो डॉक्टरों की कुंडली में छठवें आठवें भाव का संबंध लग्न से, 10th हाउस से हमेशा होता, क्योंकि रोग, दूसरा आठवां भाव आ जाता मृत्यु, तो मृत्यु से लड़ना, रोग से लड़ना। और 12वां भाव हॉस्पिटल्स का रहता, जो बड़े हॉस्पिटल डाल देते डॉक्टर, उनके 12वें भाव का भी कनेक्शन हो जाता लग्न से, प्रोफेशन हाउस से। तो यहाँ इनके माता के इसमें एजुकेशन और ये सब का कनेक्शन, ये जो डॉक्टर के कॉम्बिनेशन इससे बन रहा है। इनकी माता जी भी डॉक्टर है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है। अब अपन आ जाते हैं इनकी महादशा पे। तो इनकी जो महादशा थी जन्म के समय में वो शनि की थी, क्योंकि चंद्रमा केवल 3 डिग्री 43 मिनट का उत्तर भाद्रपद में है। यहाँ पे 3 डिग्री 20 मिनट तक के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहता, मतलब हार्डली वो 20 मिनट ट्रेवल किया उत्तर भाद्रपद में। शनि का टोटल स्पैन 19 ईयर्स होता है महादशा का, मतलब करीब करीब 18 साढ़े 18 साल की महादशा उनकी बैलेंस हो गई। तो जन्म के समय में महादशा शनि की मिल गई। शनि उनका लग्न लॉर्ड है, तो लग्न लॉर्ड की महादशा दिव्या को मिल गई। लग्न लॉर्ड की महादशा किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में सबसे ज्यादा अच्छा पीरियड रहता, क्योंकि वो अपने खुद की महादशा है। सिर्फ जो एजेड लोग रहते हैं बुढ़ापे में, उसमें लग्न लॉर्ड की दशा में हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बाकी यंग एज में जो ये बच्ची की एज है, इसमें तो लग्न लॉर्ड की दशा में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एकदम बढ़िया है। और इसी के कारण ये बहुत कम उम्र की थी, मेरे ख्याल से 7-8 साल की थी, तब से इसने प्राइज जीतना चालू कर दिया। और एक के बाद एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे इनाम इन्होंने जीते। अंतर्राष्ट्रीय का ऐसा है कि इनका जो 12वां भाव है उसका मालिक है गुरु, जो फॉरेन कनेक्शन बताता, वो प्रोफेशन हाउस में आके बैठा है। मतलब जितनी प्रसिद्धि दिव्या की इंडिया में है, उतनी इसकी प्रसिद्धि फॉरेन में भी है। इसके 3rd हाउस का मालिक जो हाथों की कला, एम्बी डेक्स्ट्रस इंग्लिश में बोलते, दोनों हाथों से स्किल, वो बताता। वो चेस खेलने के लिए भी दोनों हाथों से स्किल, हाथों का स्किल लगता ही है, वो भी आके प्रोफेशन हाउस में बैठ गया। तो जुपिटर की पोजीशन भी यहाँ पे अपने को ये दिखा रही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त व्यक्ति की कुंडली है ये, स्पेशली चेस प्लेयर की। दूसरी बात है बर्थ के वक्त इनको करीब अभी ये 18 मई 2024 तक के एक्सीलेंट महादशा लग्न लॉर्ड की मिली। तो ये लग्न लॉर्ड की महादशा में इन्होंने बहुत तरक्की की, बहुत नाम कमाए और चेस में बहुत बड़ा नाम कर लिया। अभी जो वर्तमान में महादशा चालू है वो बुध की चालू है। बुध इनके कुंडली में 9th लॉर्ड है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 9th जो सबसे शुभ त्रिकोण रहता है, उसकी महादशा में आदमी को बहुत सक्सेस मिलता है, फॉर्चून, फेम, सब चीज अच्छी रहती है उस पीरियड में। और यहाँ पे बुध 6th लॉर्ड भी है। 6th का घर जो है ये लड़ाई झगड़े का भी रहता है, और चेस का खेल लड़ाई झगड़े का है। तो लड़ाई झगड़े के खेल में किस्मत का साथ होना, और लाभ भाव में जाके बुध बैठा है, तो लड़ाई झगड़े का खेल खेल के भाग्य के मदद से लाभ का होना, और सूर्य के साथ बैठा है तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होना। तो ये पीरियड भी 17 साल का मर्क्यूरी का इनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें ये बहुत आगे नाम कमाएंगे चेस में, और बहुत आगे जा सकती हैं। अभी ये क्वालिफाई हो गई कैंडिडेट्स के लिए, जो अगले साल खेला जाएगा, और उसमें जो विनर होगा वो वुमेन का वर्ल्ड चैंपियन जो होगा उसके साथ में लड़ाई, उनकी ये भिड़ंत होगी, और फिर वहाँ से वर्ल्ड का वुमेन चेस चैंपियन बनेगा। तो अगले साल में इनका 15 अक्टूबर तक के बुध में बुध का पीरियड है। ये पीरियड बहुत अच्छा है। अगर ये पीरियड के पहले ये फाइनल हो जाता है तो इनके चांसेस बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं जीतने के। हालांकि यहाँ अपन इनके कॉम्पिटिटर्स की कुंडली एनालाइज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इनकी कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो, और अगर टाइम को मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दूं तो ये अक्टूबर का दिसंबर भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है। तो वो एक थोड़ा सा फैक्टर है। अगर अपन गोचर दशा को देखेंगे तो शनि अभी इनको 7.5 चालू है, लेकिन 7.5 नुकसानदायक नहीं होती हमेशा, ही मैंने कई बार बताया। तो उनको भी 7.5 नुकसानदायक नहीं है। इनके अष्टक वर्ग के बिंदु 3.28 है, और शनि इनका लग्न लॉर्ड है, तो इनको 7.5 ये नहीं है नुकसानदायक। अगले साल भी इनकी 7.5 चलते रहेंगी मध्य। अगले साल का जो गुरु है वो इनके कर्क राशि में 7वें स्थान में आ जाएगा। यहाँ पे वो उच्च का रहेगा गुरु, और उसके गोचर, इसके अष्टक वर्ग के बिंदु 4.25 है।
तो अष्टक वर्ग के बिंदु बहुत अच्छे रहने के कारण नेक्स्ट ईयर जुपिटर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर कैंडिडेट्स में भी और आगे भी इनको सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि गोचर भी इनके लिए फेवरेबल है। D9 चार्ट इनका ओवरऑल अच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ राहु केतु नीच के, उससे कुछ तकलीफें हो सकती, पर वो अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा, इनका जो D10 चार्ट है, जो प्रोफेशन का चार्ट रहता है, यहाँ पे दिख रहा है, उसमें मीन लग्न है और मीन लग्न में गुरु स्वग्रह होके बैठा है, तो ये स्ट्रांग कुंडली है। यहाँ पे 5th लॉर्ड चंद्रमा 10th हाउस में आके बैठा है। गुरु और चंद्र एक दूसरे से केंद्र में है, ये गजकेसरी योग बना रहे। ये गजकेसरी योग आदमी को लिफ्ट करने में लाइफ में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता, जो इनको एक बहुत बड़ी लिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गई इस पीरियड में, वो इनके D10 चार्ट में भी दिखाई देता। उसी प्रकार से अभी इनका दिसंबर तक, 9 दिसंबर तक की एक वर्षफल कुंडली बनेगी, उसके बाद की बनेगी, वो मैंने दोनों देखी है, वो टेक्निकल पॉइंट्स है, वो है जेमिनी दशा है, वो सब चीज़ों को देख के इनका आत्मकारक सूर्य है, जिसको लेके हम जेमिनी में भी एनालिसिस करते। अब वो सब चीज़ें जो है वो मैंने देखा हूँ, और सारी चीज़ें मुझे ऑलमोस्ट फेवरेबल दिखाई पड़ती। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल इनका आने वाला साल बहुत अच्छा हो सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि ये वुमेन की वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। और दोस्तों, अगर आपको किसी को मुझसे सलाह लेना है, प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना है, तो मेरे नंबर आपको आखिरी के स्क्रीन पे दिख जाएंगे। और अपन आज अपने विषय को यहीं विराम देते, अगले इसमें किसी और टॉपिक पे एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।